आप यहाँ पे तो ना स्टैंडिंग कमेटी आज तक बने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने साल हो गए, स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बने? करीब 250 वर्ष होने आ गए, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाया गया टीएमसी में। और जब ये मंत्री थे, पूर्ण बहुमत सरकार थी, जब सिद्धरामैया साहब कांग्रेस की मुख्यमंत्री थे, 5 साल जब यहाँ पे इनकी हुकूमत थी, नॉमिनेट काउंसलर्स नहीं बने यहाँ पे हल्लीखेड़ में। एक रुद्र भूमि का इशू है, पिछले 20 साल से वो पेंडिंग है। 20 साल से वो पेंडिंग है। वो पैसे तो पूरे दे दिए हैं, बावजूद इसके वो रजिस्टर करके नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? अगर शासक है, आप इतना ही करना है कि या तो बिठा के लोगों के मसले रुद्रभूमि का है, जलाने का जगह है। आप बताइए, कांग्रेस में कोई है उम्मीदवार अदर देन द सिटिंग एमएलए? एस्पिरेंट्स क्या 2,40,000 में एक भी उम्मीदवार नहीं है जो कांग्रेस से आगे बढ़कर उम्मीदवारी कर सकते हैं? सिर्फ एक ही कोशिश करेंगे, तवज्जो वहाँ ज़्यादा दे, बल्कि इन सर्वे या बहुत सारे सर्वे आने वाले, इस पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे इंशाल्लाह। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एफएम गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट में। हुमनाबाद की सियासी किताब के निसाब में कुछ नए असबाक शामिल हुए हैं और इसी में से सियासी मैदान में एक नए खिलाड़ी जो आज हमारे साथ मौजूद है, सीएम फैज़ साहब। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक बहुत ही साफ कॉन्वर्जेशन हम लोग करने की कोशिश करेंगे और साथ ही में हुमनाबाद के जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है और सियासी माहौल क्या कुछ कहता है और साथ ही में इनके क्या कुछ तासुरात है सीएम फैज़ साहब के, वो भी आज हम इस इंटरव्यू में जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ और इसी सवाल के साथ शुरू करूँगा कि मैंने आपके वालिद सीएम इब्राहिम साहब का इंटरव्यू लिया था और मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि यहाँ हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला या फिर सियासत में आने का फ़ैसला वो आपका था या फिर आपके वालिद ने लिया था? तो उन्होंने कहा था कि ये आपका ख़ुद का फ़ैसला था। तो सर, इसके पीछे क्या वजह थी सियासत में आने के पीछे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका कि मुझे इस चैनल में आप मुझे मौका दिए और आपके सारे युवकों के सामने, निर्दोषों के सामने मुझे बात करने का एक मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, कहीं ना कहीं हम हर बार ही, अगर मेरी पिछले कई सालों की अगर काम देखेंगे, समाज सेवा या सामाजिक सुधार में तो हम है ही हैं। बाय वे ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, इदारे चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हो या और कई सारे दूसरे कारखाने में। बस कोशिश यही थी कि आगे जो भी हम कर रहे हैं और बड़ी सी बड़ी तादाद में अवाम के साथ और कितना सा जुड़ सकते हैं और उनके हालात में तब्दीली कैसे ला सकते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह हमको ऐसा नवाजा है कि शुक्रगुज़ार है हम कि हमको ओहदे से या नाम और शोहरत इज़्ज़त से नवाजा है। और सोच यही रहेगी कि अगर हमको ये नवाजा है तो किस लिए नवाजा है? ये इसीलिए नवाजा है कि हम आगे बढ़कर अपना तो सुधार ही लिया अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़कर अवाम के साथ जुड़कर उनकी भी हालात में तब्दीली लाए। और कोशिश दिन ब दिन यही करना है कि युवकों को, नौजवानों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अपने हालातों में सुधार कैसे लाना है। तो ये सियासी जो मेरा पार्टिसिपेशन है सियासत में, बिल्कुल मेरी ख़ुद की डिसीजन है। और मैं तो मेजर हूँ, शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं। तो अगर इंडस्ट्री चलाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग है, सब इंडस्ट्रीज चलाते हैं, तो ये है कि डिसीजन भी मेरा ही है जी। हाँ, इसमें मेरी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है कि मेरे बड़े बुज़ुर्ग श्री HD देवेगौड़ा साहब, कुमाराना साहब और मेरे वालिद इब्राहिम साहब और ख़ासकर इस इलाके के श्री बंडेपन्ना साहब, उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है मेरी इस सियासी जर्नी में जी। तो सर, मतलब आपने जब इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप सियासत में आना चाहते हैं, तो आपके वालिद ने तो बहुत एक तवील अरसा गुजारा है सियासत में, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। उनका क्या रिएक्शन था और उन्होंने क्या कुछ मशवरात से आपको नवाजा था उस समय? देखिए, उनका एक ख़ास मशवरा ये था कि पैसे से, इज़्ज़त से लोगों के बीच तुम न शोहरत या दिलों में जगह नहीं कमा सकते। अगर तुम उनके साथ मिलकर, उनके साथ रहकर, अगर उनके दुख समझकर तुम उनकी दिल से, दिल की गहराइयों से अगर तुम उनकी सही नीयत से सेवा करना चाहते हो, तो ज़रूर से ज़रूर लोग तुम्हें अपनाएंगे और उनके दिलो जहाँ से वो तुमको जगह देंगे अपने साथ रहकर। तो यही रहना है कि ईमान से
और पूरी जद्दोजहद मेहनत करके अच्छे हक हलाल तरीके पे चलिए, अल्लाह आपका रास्ता आसान करेगा। हाँ, कठिनाई तो रहते ही रहते हैं, कठिनाई तो रहते हैं। तो ये सिलसिले में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इतने महीने का कम टाइम में मैं जहाँ पर जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ इतने कम समय में, मैं ये समझता हूँ कई दिग्गर नेता वर्षों ले लेते हैं, सालों सालों गुजर जाते हैं यहाँ तक जहाँ मैं पहुँचा हूँ पहुँचने के लिए और आवाम के साथ इतना जुड़ने के लिए। और मैं ये खुशनसीबी है मेरी कि इतने कम टाइम में आवाम के साथ में जुड़कर उनके दिलों में एक जगह मैं बना लिया हूँ। और ये मेरी खुशनसीबी है और कोशिश आगे भी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़कर उनके मसले मसाइल समझकर हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका जिस तरह से सियासी मैदान में आपने शमूलियत इख्तियार की, आपके पास कई सारे ऐसे मौके थे जहाँ पर आप जुनूबी कर्नाटका में कहीं पर भी जैसे माना जाता है कि मैसूर बेल्ट है जो जेडीएस के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो वहाँ किसी इलाके में आप इलेक्शन लड़ सकते थे। मेरा सीधा सवाल यही है कि हुमनाबाद ही क्यों, आप नॉर्थ कर्नाटका की तरफ आपने रुख क्यों किया? मतलब कोई ख़ास वजह इसके पीछे थी? क्योंकि मैंने ये बात भी सुनी है कि हुमनाबाद भी मतलब आप ही का फ़ैसला था यहाँ पर आने का। देखिए, अगर आप देखेंगे ये जो हैदराबाद कर्नाटका बेल्ट, जो कल्याण कर्नाटका बेल्ट, जिस हिसाब से इसको निगलेक्ट किया गया है डेवलपमेंट में, वो इतनी बैकवर्डनेस है यहाँ पे। अभी हुमनाबाद की तरह मैं बताऊँ, यहाँ पे पीने की पानी की किल्लत आज के दौर में है। आज हुमनाबाद में पिछले 6 महीने से फिल्ट्रेशन यूनिट बंद हुआ है। वो आज तक ऑन करने यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो रहबर है, मौजूदा रहबर है, उनको आज तक उस पर तवज्जो नहीं मिला, टाइम नहीं मिला कि उस पर देखने के लिए। और हर एक खरिये में आप जाके देखिए, सब जगह आरओ प्लांट तो लगाए बाकायदा, लेकिन 4-5 साल से चल नहीं रहे हैं, सब बंद पड़े हैं। बहरहाल ये बोलने का ये है कि बैकवर्डनेस इस एरिया में इतना है और हमारे नौजवान, ख़ासकर हुमनाबाद ताल्लुक हो या बीदर ज़िले की सब नौजवान यहाँ से दूर हैदराबाद जा रहे हैं या बेंगलुरु जा रहे हैं या बॉम्बे जा रहे हैं डिग्री ग्रेजुएशन करने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी है मजबूरी से दूर जाना पड़ रहा है, अपने घर में बुज़ुर्ग माँ बाप को अकेला छोड़कर मजबूरी से हैदराबाद जाना पड़ रहा है, बेंगलुरु जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। मैं ऐसे ये समझता हूँ करीब 30,000 तक की तादाद की ये नौजवान हुमनाबाद तालुका के बाहर हैं यहाँ से। ये सारे अगर चीज़ों को हम मौजूदा नज़र रखते हैं कि ये हालत ऐसी क्यों हुई है, यहाँ के रहबरों को हर बार हमारे लोग साथ देते गए, बावजूद इसकी हमारे लोगों की हालत कैसी है। हर तबके के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित एससी हो या कुर्ब समाज हो, सबकी तंदुरुस्ती माली हालत इतनी बैकवर्डनेस है। यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा एक हाईटेक हॉस्पिटल नहीं है। हुमनाबाद में नियरेस्ट हॉस्पिटल, अगर अच्छी हॉस्पिटल आपको चाहिए, यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पे है, बीदर पे है या गुलबर्गा में। ऐसी हालत, जबकि 3-3 बार यहाँ की उम्मीदवार जीत के आए हैं और मंत्री भी बने थे और लैंड आर्मी के चेयरमैन भी बने, उसके बावजूद भी ये इलाके की हालत इतनी कमज़ोर है। तो ये सोचा कि हम जाकर ऐसी जगह हम संघर्ष करेंगे, लोगों में एक उम्मीद जताएंगे कि अगर लोगों का आशीर्वाद आपको अगर एक बार मिलता है तो आप क्या क्या नहीं कर सकते और अवाम की खिदमत किस हद तक कर सकते हैं। ये एक लक्ष्य से हम आए इतनी दूर। जी सर, आपने अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने गिनाई हैं, अक्सर आप अपनी तकारीर में भी प्राथमिकता 2 चीज़ों को आपने दी है हमेशा। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए से रोज़गार पैदा करना और दूसरा एजुकेशन सेक्टर। तो ये 2 चीज़ों पे मैंने मतलब हुमनाबाद के कुछ लोगों से हमने बात भी की, तो ये उनके जहन में एक साफ शक्ल इस चीज़ की नहीं है कि एजुकेशन सेक्टर में कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो आप लाना चाहते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन में किस किस्म की सनतकारी वो रहेगी। इस चीज़ की आप थोड़ी सी वजाहत करें। देखिए, यहाँ पे ग्रेजुएट्स जो इंजीनियर्स हो, बीकॉम ग्रेजुएट्स हो, बीएड ग्रेजुएट्स हो, यहाँ पे कमी नहीं है। बहुत सारे तादाद में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ग्रेजुएट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रहे कि इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे लाया गया और कोशिश इंडस्ट्रीज़ में ऐसा है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग में असेंबलिंग लाइन यूनिट्स हो, गारमेंट इंडस्ट्रीज़ हो,
जहाँ के हमारे में हमारे करीब गुरबा उनको भी पूरे शरिया के हिसाब से वो अपने काम सवेरे से शाम तक काम करे, उसमें गारमेंट इंडस्ट्रीज़ हो, फिर उसके बाद रीपैकेजिंग इंडस्ट्रीज़। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी आपको लाइफलाइन है हुमनाबाद में कि जो NH65 है, ये बहुत बड़ी लाइफलाइन है। ये हैदराबाद से बॉम्बे जाने की एक हाईवे रोड है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कभी भी यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी है तो लॉजिस्टिक्स का भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और ये यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का एक सेक्टर का बूम मुझे नज़रअंदाज आ रहा है, क्योंकि ये हब है यहाँ पे। आसपास के गांव जैसे 60 किलोमीटर बीदर हो गया एयरपोर्ट है, गुलबर्गा एयरपोर्ट है, 120 किलोमीटर हैदराबाद एयरपोर्ट है, फिर शोलापुर नज़दीक है। तो ऐसा हब बना सकते हैं कि यहाँ पे लॉजिस्टिक्स हो, स्टोरेज हो, वेयरहाउसिंग सेक्टर में हो। इन चीज़ों पे अगर आप देखेंगे तो ये सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। ऐसा ये नहीं कि ये स्टॉप गैप, क्योंकि इसमें कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है ये सारे। तो जब ये कैपिटल बड़े बड़े कॉरपोरेट्स इसको लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये सब, तो ये 15-20 साल 25 साल का होराइजन रख के यहाँ पे काम होता है। तो इसमें क्या होता है कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हर वक्त यहाँ पे रहता है। अब देखिए, बाद लोग ये भी कहते हैं कि पहले जो महिंद्रा फैक्ट्री जो ज़हीराबाद में आज बनी है वो हुमनाबाद में होने का प्रोजेक्ट था। कुछ ऐसे सियासी मसले उड़ गए कि उनको यहाँ से छोड़कर ज़हीराबाद में जाना पड़ा। वो प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था हुमनाबाद के लिए, कुछ लैंड एक्विजिशन में और कुछ प्रोजेक्ट के सियासी मसले के कारण यहाँ पे नहीं बना वो प्रोजेक्ट। अब देखिए वहाँ पे करीब 15,000 तक लोग वहाँ पे उससे एम्प्लॉयमेंट है। और जहाँ मैं ये समझता हूँ कि अगर हम युवक को एम्प्लॉयमेंट करेंगे और अगर महीने में उनके घर में 12 से 15 हज़ार की भी अगर सैलरी, मैं ये एवरेज सैलरी बोल रहा हूँ, और ये 10 से 15 हज़ार नौजवानों को हम काम पे लगाएंगे, तो एक अगर बंदा काम पे लग गया करीब 15,000 सैलरी तक भी, तो घर में तो 4 लोग ऐसे ही आराम से अपना ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और जब 15,000 4 लोग खा पी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी इसकी ज़िंदगी रहेगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारा सकता है 15,000 रुपये में। तो उसके बाद अपना खान पीना, राशन, अच्छा मार्केट में एक बिज़नेस आ जाएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ से क्या है कि कंटिन्यूस एक इवोल्यूशन बन जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुमनाबाद तालुका में। तो तवज्जो एम्प्लॉयमेंट पे रहेगी। और ये भी कोशिश रहेगी कि देखिए हुमनाबाद के अभी नौजवान यहाँ से छोड़ के दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे पर कैपिटा एज जो हो रहा है, एवरेज एज जो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो नौजवान की अगर जिस देश में नौजवान पीढ़ी ज़्यादा होती हो तो वहाँ पे तरक्की और अब ये बहुत आगे उन्नति आगे बनती है। अगर हुमनाबाद तालुका में हम देखेंगे तो यहाँ के नौजवान तो बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उनका देख रेख कौन करेगा, तो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे डेवलपमेंट होगा। तो कोशिश ये भी रहेगी कि नौजवान को यहीं हुमनाबाद में काम करे सवेरे से शाम तक, और माँ बाप घर में माँ बाप की खिदमत रहकर यहीं पे अपने गांव में अच्छे ज़िंदगी बसर करे, ये कोशिश रहेगी मेरी। ये रहा इंडस्ट्रीज़ के। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, देखिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कॉलेजेस तो है प्राइवेट, लेकिन ये क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी नैक A ग्रेड हो या A+ ग्रेड के नैक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे नहीं चल रहे। इंस्टीट्यूशंस तो है लेकिन क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं हो रहे, और इसके कारण स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल नहीं रहे। तो इंस्टीट्यूशंस को, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को या तो कोशिश ये रहेगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड किया जाए। ये हमारे एक योजना भी है, हमारी पंचरत्न योजना में एक कार्यक्रम है कि हाईटेक इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए विथ हाईटेक फैसिलिटीज़। तो ये इस पे तवज्जो ये भी रहेगी, एजुकेशन भी टॉप क्लास और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे एजुकेशन देने की। आपके भी शायद कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका भी लाभ शायद हुमनाबाद की आवाम को मिल पाएगा। बिल्कुल, मेरे इंस्टीट्यूशंस में चलाता हूँ इदारे, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट डिग्री और फिजियोथेरेपी एंड अलाइड साइंसेस में तो तजुर्बा है। और मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इससे कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ अच्छी है। तो उस तजुर्बे से मैं ये पूरा, मुझे ये है कि इल्म है कि यहाँ पे भी अगर नौजवानों को कैसे, अगर एजुकेशन के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट में कैसे उनको रेडी कर सकते हैं, इंडस्ट्री रेडीनेस स्टूडेंट्स में कैसे कर सकते हैं करके इसमें पूरा तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह।
जी सर, मैं अगला सवाल इसी चीज़ को लेकर पूछना चाहूँगा कि पाटिल फैमिली पर तो मैं आऊँगा, उस पर तो मैं सवाल पूछना ही चाहता हूँ, मगर उससे पहले आपकी एक लंबे समय से यहाँ पर कैंपेनिंग चल रही है, आप लगातार ग्राउंड पे बने हुए हैं। रिस्पांस लोगों की तरफ से किस तरह का मिलता है? और मैं ख़ास तौर से आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ऑनेस्टली आप बताइएगा, कुछ नेगेटिव थॉट्स मिलते हैं कहीं से? देखिए, पिछले 5 महीने से यहाँ पे दौरा कर रहा हूँ हुमनाबाद तालुका के। जी। दिन ब दिन लोगों का पार्टिसिपेशन हमारे साथ, जी। प्यार हमारे साथ बढ़ रहा है। सब जगह जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है कि वो बस इस इंतज़ार की है कि देर की कि कब इलेक्शन अनाउंस होगा और हम आगे बढ़कर कैसे हमारे उम्मीदवार को जिताएं। हमारे पार्टी कार्यकर्ता की ये एक उम्मीद है। दूसरी बात, अवाम के बीच में मैं समझता हूँ इतने कम टाइम में अगर मुझे इतना प्यार और सम्मान अवाम से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कहीं ना कहीं कारण है। ये कारण ये है कि अगर मौजूदा यहाँ के शासक अगर इनके हालात में बेसिक, देखिए लोगों को कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है, कोई उनका बहुत बड़ा डिमांड्स नहीं है, उनके तो बेसिक डिमांड्स हैं। अब परसों देखिए, मैं पिछले 5 महीने से उठा के एक मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे जीबी मीटिंग नहीं हुए हुमनाबाद तालुका के टीएमसी की जीबी मीटिंग नहीं हो रहे थे और करीब 50 से भी ज़्यादा लेआउट सैंक्शन बंद थे पिछले 3 साल से। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो गरीब लोग हैं या आम लोग जिसको प्लॉटिंग लेना था अपने रेसिडेंशियल के लिए, वो ख़रीद नहीं पा रहे थे क्योंकि अप्रूव्ड लेआउट तो 3 साल से हुआ ही नहीं। और आजू बाजू के जो रियल एस्टेट जो बचे कुछ लेआउट्स जो बन गए थे, उसका रेट तो एकदम डबल ट्रिपल हो गया। तो डिमांड सप्लाई के कारण एक्सेसिबिलिटी लोगों को, आम लोगों को वो खरीद नहीं पा रहे थे। तो मेरा ये मुद्दा था कि आप जल्द से जल्द जीबी मीटिंग बुलाकर पूरे लेआउट को सैंक्शन करिए जो 3-4 साल से पेंडिंग थे, 3 साल से पेंडिंग थे। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक वो सैंक्शन हुआ लेआउट्स। ये काम पहले ही होना था। मुझे समझ में नहीं आया इतने साल उसको रोका क्यों गया। एक वो मुद्दा हुआ। और दूसरा ये मुद्दा था कि अभी 21,000 वोटर लिस्ट यहाँ पे डिलीट हुए लोगों के। अगर वो 21,000 वोटर्स का डिलीट हुआ था, कैसे हुआ, क्यों हुआ? और ये मैं मुद्दा उठाया तहसीलदार साहब से, जाके उनके पास ये रखने के बाद मैंने पहले गुजारिश की कि आप बीएलओ का लिस्ट प्रकट कीजिए, पब्लिश कीजिए कि कौन से वार्ड में कौन है बीएलओ, उनका नाम नंबर लो, आवाम को नहीं पता है। वो पब्लिश करने के बाद 1.5-2 महीने में करीब 12-13 हज़ार वोटर्स को एनरोल किया गया है वापस। तो देखिए कहाँ 21,000 डिलीशन हुआ और 12-13 हज़ार वोटर्स का एनरोलमेंट हुआ वापस। ये हो गया। अब और मुद्दे देखिए, हैंडीकैप व्हीकल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना था। पिछले 1-1.5 साल से हैंडीकैप व्हीकल्स वहाँ पे टीएमसी के बाहर खड़े थे, उसको क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया? पकड़ के रखे थे वो भी, क्या वजह किसी को नहीं पता। अब वो मुद्दा उठाने के बाद परसों वो 1-2 हफ्ते पहले उसको एक प्रोग्राम, बड़ा रिबन कटिंग का एक सेरेमनी करके रिलीज़ किया। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे अपोजिशन कहीं ना कहीं वीक थी। अपोजिशन बिल्कुल वीक थी और आम लोगों की मुद्दे उठाने में अपोजिशन सक्सेसफुल नहीं थे। तो अब कोशिश मेरी यही रही है कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन बनकर जितने दिन भी जो हमारे शासक साहब हैं इलेक्शन तक भी, इनके पास मैं यही गुजारिश है, अभी भी यहाँ पे इलेक्शन के लिए पता नहीं 15 दिन है, 1 महीना, जो भी है, जितने भी दिन है आप सरकार में है, आप हुकूमत में है, मेहरबानी कर लोकप्रिय जो स्कीम्स है, श्रम शक्ति स्कीम्स है, गंगा कल्याण योजना स्कीम्स है और जितने भी आम पब्लिक की स्कीम्स है, योजना है, इसको आप आज भी मौका है, बढ़ चढ़कर मेहरबानी कर इसको आप रिलीज़ कीजिए, इसमें आप पार्टिसिपेट कर ताकि लोगों तक पहुँचे। लोगों की हालत बहुत कमज़ोर है, माली हालत भी बहुत कमज़ोर है और लोग इसका स्कॉलरशिप रिलीज़ नहीं हुए। तो मेरी गुजारिश है कि एमएलए साहब से कि आप जल्द से जल्द, अभी भी टाइम है, जो पेंडिंग आपने स्कीम्स को नहीं रोका है, गवर्नमेंट है, आपको पूरा मालूम है, पूरा तजुर्बा है किधर आप अभी देखिए वहाँ पे हल्लीखेड़ में एक रुद्र भूमि का इशू है, पिछले 20 साल से वो पेंडिंग है, 20 साल से वो पेंडिंग है। वो पैसे तो पूरे दे दिए हैं, बावजूद इसके वो रजिस्टर करके नहीं कर पाए। ऐसा क्यों?
अगर शासक है, आप इतना ही करना है कि या तो बिठा के लोगों के मसले मसाइल, रुद्रभूमि का है, जलाने का जगह है, वो तक 20 साल से पेंडिंग है इधर। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसे छोटे मोटे आम लोगों की इश्यूज़ हैं और ये पानी पीने की पानी का ये है, सॉल्व नहीं कर रहे। फिल्ट्रेशन यूनिट आप शुरू करवा सकते हैं, उसको क्यों नहीं पे शुरू करें? पीने का, साफ़ पीने का तो पानी नहीं आ रहा जमुनाबाद में। तो ऐसे बेसिक इश्यूज़ पे भी बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया गया है। इसी कारण लोग आगे बढ़कर इस बार एक तय निर्णय लिए हैं कि ज़रूर एक बदलाव लाना चाह रहे हैं, ज़रूर एक ऐसे शख्स को लाएंगे जो सुधार अपने डेवलपमेंट में करेंगे हुमनाबाद तालुका की, क्योंकि जब जब यहाँ पे बदलाव हुआ है तभी सुधार आया है, जब जब यहाँ पे बदलाव आया तभी यहाँ पे डेवलपमेंट में काम हुआ। हमारे मरहूम मिराजुद्दीन पटेल साहब यहाँ पे पहली बार, उनका भी यहाँ जीत के आए थे। यही था कि जब जीत के आए तो कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, करके उनके हाथ से क्या होगा। जब जीत के आए, पूरा आप देखिए आज इतिहास गवाह है, तालुक ऑफिस हो, डिग्री कॉलेज हो, जो छोटी मोटी यहाँ पे बस स्टॉप हो, और उसके बाद जो पानी कारंजे का पीने का पानी हो, ये सब उनके पीरियड में हुआ है, उनके हाथ से हुआ है। तो उसके बाद वहीं पे रुक गया डेवलपमेंट। Videos is sponsored by Vyom Laboratory and Diagnostics. First time in Baswa Kalyan City, thyroid testing machine is available. Thyroid report will be given within 24 hours. उसके बाद डेवलपमेंट कुछ खास अभी देखो, और बताने के लिए बोलते कि हम रास्ते बनाए, ड्रेनेज सिस्टम बनाए, फंड्स लेके आए। देखिए, ड्रेनेज रास्ता बनाना ये आपका काम नहीं है, ये तो लोकल बॉडी का है। ZP, TP, GP मेंबर का काम ये होता है कि रास्ते चरंडी बनाए। रोड मेंटेनेंस जो भी है, जो रोड विद इन द TMC लिमिट, ये तो वार्ड मेंबर का काम होता है। आप यहाँ पे तो ना स्टैंडिंग कमेटी आज तक बने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने साल हो गए, स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बने? करीब 2.5 वर्ष होने आ गए, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाया गया है TMC में। और जब ये मंत्री थे, पूर्ण बहुमत सरकार थी, जब सिद्धरामैया साहब कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री थे, 5 साल जब यहाँ पे इनकी हुकूमत थी, नॉमिनेट काउंसलर्स नहीं बने हैं। हर TMC में नॉमिनेट काउंसलर्स नहीं बने, वहाँ तक आप पेंडिंग रखा गया। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, जब तक आप ये लोगों को ओहदे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कल का दिन वो आगे बढ़कर लोगों की सेवा कैसे करेंगे? आप सब जगह एक रोक टोक बन के रहे हैं, हर प्रोसेस में आप रोक रहे हैं। तो इस कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक गैप है। लोगों में एक अवेकनिंग आ गई है कि हम ज़रूर इस बार एक उम्मीदवार को लाएंगे, एक नए उम्मीदवार को लाएंगे, जिसमें लोगों के मसले मसाइल समझकर, उनको आगे बढ़कर, उनके साथ, उनके हाथ पे हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा रखकर खड़े होकर आगे उनके मसले मसाइल सॉल्व करने की एक कोशिश जो मैं कर रहा हूँ पिछले 5 महीने में। लोग इसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस बार मुझे एक मौका देंगे। जी, मैं इससे पहले कि पार्टी फैमिली पर आता, आपने पहले ही बता दिया कि सत्ता पक्ष कहाँ कहाँ लैग कर रहा है, मगर इसके बावजूद भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी भी उस चीज़ पर हुई थी, और CM इब्राहिम साहब ने भी उन्हें कड़ा जवाब दिया। ज़मीर अहमद ख़ान, उनके जितने भी थॉट्स आपके ऊपर जो भी निकल करके आए हैं, और ऐसी कई सारी चीज़ें जो कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं, इसको लेकर के आप मतलब किस तरह से आप इसको लेते हैं, और क्या कोई इनसिक्योरिटी इन सब चीज़ों से आपको होती है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर ये इतिहास गवाह है, कोई बंदा अच्छे काम करने चाहे तो 100 लोग उसको नीचे घसीटते हैं। और तो ये तो आम बात है, पॉलिटिकल लाइफ में तो है। तो अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो और लोग हैं कि इसको दिखाने के लिए कि गलत कर रहे हैं, ये है वो है करके फलाना। देखिए, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इंशाल्लाह अवाम आज जाग चुकी है, अवाम समझने वाली अवाम है। अवाम को पूरी इसमें यह है कि ऐसे नौजवान को एक बार मौका देना चाहिए कि आगे आकर बढ़कर जो हर हमारे इसमें साथ कोशिश कर हमारे मसले मसाइल समझकर काम कर हमें एक हमारी हालात में तब्दीली लाई करके उनमें एक उम्मीद है। इसी कारण मुझे आज लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम, लोगों में एक एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक जुड़ने की। जी, ये पावर टीवी का सर्वे आपने देखा था जो हाल ही में हुआ? क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है आपकी नज़र उस पर होगी, तो उसे आप कैसे देखते हैं? क्या कोई चालसाजी वो है?
देखिए चालसाजी मैं नहीं बोल सकता, सर्वे इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, क्योंकि इलेक्शन तो दूर है अभी। ये सब ऐसे चलता रहता है, कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ चीज़ों पे तवज्जो कम थी, तो इसीलिए हमसे कहीं थोड़ी बहुत कम उस पे निगरानी रही होगी। तो वरना अगर अगली बार सर्वे में हमारी भी ज़ोर शोर होगी, पार्टिसिपेशन, निगरानी रहेगी। ये प्रोसेस है, फाइनली क्या डिसाइड होगा कि इलेक्शन डे पे क्या रिज़ल्ट आता है, और मेरा तवज्जो उस पे है। अगर इसके ऊपर अगर तवज्जो रख कर ये रिज़ल्ट डिक्लेयर होना है तो हमें संविधान क्यों चाहिए? ये देखिए, इलेक्शन एक प्रोसेस है, संविधानिक प्रोसेस है, बाबा साहब अम्बेडकर का एक संविधानिक प्रोसेस है। वो वहाँ पे जाके मतक वहीं पे वोटिंग डे होता है बाकायदा, उसके ऊपर हम ज़रूर कोशिश करेंगे तवज्जो वहाँ ज़्यादा दें, बल्कि इन सर्वे या बहुत सारे सर्वे आने वाले, इस पे हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे इंशाल्लाह। पार्टी में फ़िलहाल क्या कुछ हालात हैं? क्योंकि मैंने इससे पहले आपका एक आर्टिकल भी आपके बारे में आया, तो मैंने अखबार में पढ़ा था, जिसमें यही कई सारी चीज़ें थी कि आपको भी मिराजुद्दीन पटेल साहब की तरह बाहर वाला बताया जाता है, मगर आप इलेक्शन जब हारेंगे तो तब भी आप यहाँ से नहीं जाएंगे, जीते या हारे आप रहेंगे तो यहीं पर। और उसके अलावा आपने एक और बात वहाँ पर ये ज़ाहिर की थी कि फ़िलहाल पार्टी में कुछ लोग नाराज़ चल रहे हैं, आप उन्हें भी जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो क्या वो कुछ सुधार उसमें आया है, और क्या कुछ हालात फ़िलहाल पार्टी में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी पक्ष बहुत अच्छी इसमें है। हमारे जो आतफ, देखिए आज अगर उम्मीदवार हैं पक्ष में, यही एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की सबसे बड़ी एग्जांपल है। आप बताइए कांग्रेस में कोई है उम्मीदवार अदर देन द सिटिंग एमएलए? एस्पिरेंट्स क्या 2,40,000 में एक भी उम्मीदवार नहीं है जो कांग्रेस से आगे बढ़कर उम्मीदवारी कर सकते हैं? सिर्फ एक ही है। बीजेपी में भी मुझे लगता है ये 2 या 3 आकांक्षी है। हमारी पक्ष तो डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इसमें देखिए इतने सारे लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है कि यहाँ पे 8, 10, 11 लीडर, 11 उम्मीदवार है। तो ये मैं समझता हूँ हमारी स्ट्रेंथ है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। तो हाँ, उम्मीदवार हैं एक ही, लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस में एक ही उम्मीदवार खड़ सकते हैं, आगे 2 उम्मीदवार तो एक पक्ष नहीं खड़ सकते। और जितने भी कोशिश है हम अल्हम्दुलिल्लाह सबको साथ लेके जाएंगे। कोशिश यही रहे कि जो तजुर्बेदार हैं, जो हमारे यहाँ के बड़े हैं, सब उनको साथ लेकर, उनके सारे अनुभव को लेकर, उनको सबको साथ लेकर हम इलेक्शन प्रोसेस मगर करेंगे। नाराज़ तो कुछ लोग होंगे। देखिए ये स्वाभाविक है, इसमें कौन सी नई बात है। आप देखिए आज उम्मीदवारी में हर पक्ष में है ही है ये। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको कॉन्फिडेंस में लेके हम आगे बढ़कर साथ लेकर उनको इलेक्शन जीतने की पूरी कोशिश करें। ये घर में अभी जहाँ पर हम बैठे हैं, ये कितना समय हुआ लिए हुए आपको? पिछले 5 महीने से मैं यहीं पे हूँ। जी, मैं अगर आप अगर बुरा ना माने तो मैं इसकी कीमत जान सकता हूँ सर? ये छोड़िए, ये सब है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह किसी दिन और बताएंगे, इसके ऊपर चर्चा अलग से करेंगे। तो सर मतलब आप यहीं रहेंगे इलेक्शन के बाद भी, यहीं पे? इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ यहाँ पे लिखा है, मेरा रिज़्क़ यहाँ लिखा था इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और दुआ यही करूँगा कि मेरे को अल्लाह रिज़्क़ यहीं पे जब तक इज़्ज़त से रिज़्क़ यहाँ पे देगा तो इंशाल्लाह यहीं पे रहने का पूरा इरादा है, बाकी ऊपर वाले की हाथ पे। आखिर में जितने भी लोग अभी आपको सुन रहे हैं, उन्हें अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? बस ये मैसेज यही है कि आगे आने वाले दिन चुनाव आएंगे 2 महीने या 3 महीने में, आप लोगों को ये समझकर काम करना है कि चुनाव 10 दिन या 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका उम्मीदवार आपके साथ 5 साल तक रहना है। ऐसे उम्मीदवार को चुनिएगा जो आपके हर दुख सुख में साथ रहे, आपके हर मसाइल और इसमें आपके साथ रहे, आप जो अप्रोचेबल हो और जो समझ सके। एजुकेशन होना चाहिए, समझ होना चाहिए, हुनर होना चाहिए और हिम्मत होना चाहिए कि आगे बढ़कर चीज़ों को साथ में लेकर, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर काम करने की। तो सोच समझ कर, क्योंकि इलेक्शन एक प्रोसेस ऐसा है कि आपकी 5 साल की नहीं बल्कि भविष्य 20-25 साल की भी उसमें भविष्य लिखा जाता है। देखिए हमारे मिराजुद्दीन पटेल साहब यहाँ पे इलेक्शन जब आए एमएलए बनकर, पीने की पानी की जो उन्होंने इंतज़ामात किए, आज भी 25 साल होने हो गए लगभग, आज भी वही पीने का पानी के इंतज़ामात हुमनाबाद में चलते आ रहे हैं। तो ऐसे उम्मीदवार को चुनिएगा जो जिसका लक्ष्य दूर तक हो,
जो हर जन और वर्ग के लोगों को साथ इकट्ठा कर कर साथ में जाने की ताकत हो, सलाहियत हो। और बहुत बहुत शुक्र आपका। और 100% वोटिंग आप कोशिश करना चाहिए कि आपकी जो ताकत है सियासी हो, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वोटिंग राइट है, आप इसको फुल फ्लेज पार्टिसिपेट करें और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर सही उम्मीदवार को जिताकर आप देश को आगे तरक्की की ओर ले जाएं। जी, तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बात की हमसे। कई सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू में हमारे जितने भी ऑडियंस हमको सुन रहे हैं उनको क्लियर हुई होंगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और कई सारे ऐसे सेक्टर्स आज सीएम फैज़ साहब ने यहाँ पर गिनवाए हैं जहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एट द एंड जेडीएस ने अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं और इसका जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी कई सारे ऐसी सियासी पार्टियां हैं जिनकी तरफ से कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है और तमाम राजनीतिक दल, हाँ ये ज़रूर बात है कि सरगर्म है। और अभी क्या कुछ नए पन्ने जब खुलेंगे तो और उसमें क्या कुछ दर्ज होता है ये अभी देखना दिलचस्प रहेगा। मगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस पर अपने विचार भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल FM गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।